सर? चलो बेटा बातें मत करो आप लोग। हम लोग जो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है बेटा, आप लोग रिवाइज करो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बोलो मत आप लोग, बोलो। और सभी लोग खूब मेहनत कर रहे हो अच्छे से। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है बेटा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सही है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हम लोग आधा तो पढ़ चुके हैं, तो आप लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो सभी लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया सभी बच्चों ने? क्वेश्चंस लगाए, उसके क्वेश्चंस लगाए। और इसके बाद जो क्वेश्चंस लगाने के बाद अब आप लोग आज जो हम लोग थोड़ी देर पढ़ेंगे लगभग में एक आधे घंटे के बाद, कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको पता है प्रोटिस्टा बचा है और क्या बचा है? फंगस बचा है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरस के बारे में। तो पहले तो हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सभी लोग बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहो अच्छे से। बच्चे लेट क्यों हो जाते हैं, फिर बाद में आते रहते हैं? क्या हो गया? अच्छा, काफी बच्चे ट्रेन से भी आते हैं ना, काफी दूर दूर से आते हैं, ऐसा भी है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी यहाँ से भी आते हैं, फिर भी लेट आते हैं, होता है। बेटा बातें नहीं करनी है आप लोगों को। आप लोगों को अभी क्या करना है? टेस्ट की टाइमिंग यहाँ तक सेम ही रहेगी, 2 से 5। हाँ, 2 से 5 आपकी क्लास रहती है, वही टाइम में रहेगी 2 से 5। ठीक है, हाँ अभी आ रहे होंगे तो आ रहे होंगे। बेटा रिवाइज करो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने जो चैप्टर बेटा स्टार्ट किया था वो क्या किया था हम लोगों ने? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या किया था? हम लोगों ने जो बताया था, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइम्स के। बेटा ये बताओ, अब आप लोगों को ये पता है कि एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होते हैं? सब बच्चों को पता है? किसी को ये नहीं लगता है कि एंजाइम और हार्मोन एक ही बात है? अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन सी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है उनका? किन किन बच्चों को पता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। कौन से होता है? और एंडोक्राइन सिस्टम जो पूरा है हमारा इसी चैप्टर में लास्ट चैप्टर, वो इसी यूनिट में कैसा है? लास्ट चैप्टर है। आपको ये भी पता है। दूसरा बात आपको पता है एक बात और, कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारी, यानी कि हम बोल सकते हैं एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं, वो हमारी ग्लैंड सारी क्या है? अलग। ठीक है, जैसे आपका लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, और क्या है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के आपको नाम पता है? 3 पेयर होती हैं, जिसमें कौन कौन से होती हैं? पैराइटेड होती है, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। ये तो होते हैं। ठीक है,
आपको पता है ये बात कि सलाइवरी ग्लैंड से किसका सीक्रेशन होता है? सलाइवा का होता है। और सलाइवा क्या करता है? पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करता है किसमें? डाइसैकेराइड में, यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज। ये पता है आप लोगों को? ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने कल आपको कुछ डक्ट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? तो एक बार मैं आपको फिर पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि डक्ट कौन कौन से थी और कैसा क्या था, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था कल कि जो डाइजेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है बेटा? जैसे सबसे पहले होता है हमारा माउथ में। क्या ईसोफेगस में होता है डाइजेशन? नहीं होता है। इसके बाद कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में मिलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या मिलता है? इसके बाद जो अगले होता है स्टमक के बाद, वो होता है हमारा इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम। कौन सा होता है? और ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो आपको पता है ड्यूडेनम में डाइजेशन होगा किस किस चीज से? एक तो होगा बाइल जूस से, और एक होगा बेटा पैनक्रियाटिक जूस से। ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपको ये डायग्राम बताया था। क्या बोल रहा है? कोई बोल रही है? ऐसा बोलते हैं ना, कोयल बोलती है तो पानी बरसता है, होता है ना? क्या जी? बेटा आप लोग बातें कर रहे हो? अच्छा, कोई बच्चे बताएंगे इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये तो बोलते हैं। ठीक। और कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? और बेटा ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहो, डॉक्टर 100% बन जाओगे। ये हमारा क्या है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? अगर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात और बताओ, देखो हमारे कितने तू बहुत बोल रहा है, क्या कर रहा है? इधर देख, हमारे कौन कौन सिस्टम होते हैं? जैसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, स्टमक हो गया, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा कौन सिस्टम है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हारी बॉडी में हार्ट हो गया, आर्टरी हो गई, वेन्स हो गई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी हो गया। इसके बाद अगर इसके आगे बढ़े तो हमारा जो सिस्टम होता है नेक्स्ट, वो कौन सा होता है बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन्स के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? मसल्स के बारे में। आपको मैं बताऊंगा हमारी 206 बोन्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग काउंट करेंगे और आप सब बच्चे सभी बोन्स के नाम भी याद कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, बोन्स हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जिसको हम स्टडी करेंगे हार्मोन्स की, कौन कौन सी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे तो आपको बहुत सारे नाम पता है नहीं है? जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, ये सब आपको नाम बहुत अच्छे से पहले से ही पता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा क्या है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक एक करके हम लोग सब एक बार पार्ट और लिख रहे हैं, एक बार ये खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था बेटा दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के लिए मैंने बताया था कि माउथ से स्टार्ट होती है, जिसमें माउथ होता है, इसके बाद फायरिंग्स होता है, इसके बाद क्या होता है? ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या होता है? एनस। ये सब पता है आपको?
अच्छा आप लोगों को पता है बॉल ऑफ एलिमेंट्री कहना, जिसमें हमने पढ़ा था सेरोसा, मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और इसके बाद म्यूकोसा, और जो अंदर फोल्डिंग होती है उनको क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक बार मैं लेवल कर रहा हूँ ये क्या क्या चीजें हैं, उसको फिर अगले हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग बताओ ये क्या है बेटा? माउथ है। मुझे ये कंफ्यूज होता है कौन सा, ये क्या है? माउथ। अच्छा बक्कल कैविटी को और क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, और दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी। क्या बोल सकते हैं? बक्कल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा, जो हमारे इसमें क्या आता है? टीथ आता है, और क्या आता है बेटा? और हम लोगों ने टीथ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, सही है? टीथ आता है, और क्या आता है बेटा? टंग आता है। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे ये क्या है बताओ? फायरिंग्स। क्या है? और फायरिंग्स का मतलब मैंने बताया था एक कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, जहाँ से फूड भी जाता है और जहाँ से एयर भी जाता है, उसे बोलते हैं फायरिंग्स। इसके बाद यहाँ पे जो होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, इसे हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं बेटा? फूड पाइप, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पीछे की साइड में होता है। कहाँ होता है? यानी कि अच्छा ये बताओ, यहाँ पे एक तो ईसोफेगस है, एक ट्रैकिया है, यहाँ पे और क्या है जो पकड़ रहा हूँ मैं सर के? हाँ साउंड बॉक्स है, बॉक्स भी है, और क्या है? लाइरिंग्स भी है, और बताओ क्या? हाँ तो बेटा इसके बाद यहाँ पे जो ये है, ये ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड, और जिसे क्या बोलते हैं? थायराइड। और पीछे वो होती है, वो क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। आपने देखा होगा किसी को ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर, तो उसमें क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है, सही है? और हम लोग क्या बोलते हैं? नमक खाने की कमी से ऐसा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं कि इस स्वेलिंग का कारण क्या होता है, आप लोगों को पता है ये बात? बताओ। किसकी? आयोडीन की कमी से। बेटा अगर मैं रियल में आऊं आपको, तो हाँ एक कारण ये भी होता है कि आयोडीन की कमी से ऐसा होता है, लेकिन इसका मेन कारण सूजने का ये नहीं होता है, स्वेलन होने का। उसका ये होता है, आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड जो हमारा हार्मोन बनाती है उसका नाम क्या होता है? थायरोक्सिन। क्या होता है? थायरोक्सिन होता है। और आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। किसकी होती है? अब क्या होता है, हमारी ग्लैंड्स का जो होता है फीडबैक होता है। जैसे आपकी ग्लैंड्स में अगर कोई हार्मोन का सीक्रेशन होगा तो उसका हमारे ब्रेन को पता लगेगा, पहुंचेगा फीडबैक। जैसे आपको पता होना चाहिए अगर थायराइड ग्लैंड है उसके सीक्रेशन को बताओ कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, कौन सा बताएगा? थायराइड ग्लैंड है, उसके सीक्रेशन को, मतलब सीक्रेशन कितना होना है, कब होना है, नहीं होना है, उसको कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? और उस हार्मोन का नाम बताओ। पता है किसी को? पता है? नहीं पता है? बेटा तो एक्टिव आग रहा हूँ, पता नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता है? वो तो हमारे से इन्वॉल्व होता है थायरोक्सिन में बनाने में। तुम बताओ बेटो। नहीं पता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे देखो एक बात आपको बताएं, आप लोगों को पता होगा ये बात कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी है? पिट्यूटरी। कौन बोल रहा है? पिट्यूटरी। कौन सा होता है? ये बोला था। इधर देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा होता है? ये देखो पिट्यूटरी, बेटा ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब होता है कि वो हार्मोन का सीक्रेशन करती है जो एक्ट करते हैं और सब ग्लैंड्स पे। किस पे करते हैं? और सब ग्लैंड्स पे। आपको पता होगा वहां से एक हार्मोन सीक्रेशन होता है, इसका नाम होता है TSH। क्या होता है? जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है मास्टर ग्लैंड उसको क्यों बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसका रीजन ये है मास्टर ग्लैंड बोलने का कि वो और सारी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनके कंट्रोल को देखती है। जैसे वहां से आपको पता है टोटल 11 हार्मोन सीक्रेशन होता है। कितने का होता है? 11। 7 हार्मोन का होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, 7 या 8 का होता है, एक हार्मोन का होता है मिडिल पिट्यूटरी से, और 2 हार्मोन का होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। आप लोगों को ये बात पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? नहीं, पीनियल ग्लैंड। और तब हैं हाइपोथैलेमस कौन है? तभी तो बेटा मैं कहता हूँ अच्छा सोचा करो हमेशा, और जैसे अच्छा सोचोगे वैसे ही आपका हाइपोथैलेमस ये 2 काम करता है। एक तो करता है हमारे ब्रेन का, किसका फंक्शन करता है? ब्रेन का। और दूसरा उसका फंक्शन क्या होता है बेटा? एंडोक्राइन, यानी कि वो हाइपोथैलेमस हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है जिन्हें बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं?
और अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब होता क्या है देखो, जो मैं बता रहा था, मान लिया ये हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? पिट्यूटरी। किससे कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है बेटा। यहाँ से एक हार्मोन का सीक्रेशन हुआ जिसे बोलते हैं टीएसएच। क्या बोलते हैं? टीएसएच। ये एक्ट किस पे करेगा बताओ? थायराइड ग्लैंड पे। किस पे एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और थायराइड ग्लैंड जो बनाएगी वो बनाएगी थायरोक्सिन। क्या बनाएगी? थायरोक्सिन। अब होता क्या है, अब थायरोक्सिन जो बनता है वो बनता है टायरोसिन अमीनो एसिड, और साथ में क्या होता है? आयोडीन। क्या होता है? तो यहाँ पे एक है टायरोसिन और साथ में क्या है बेटा? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन होता है। अब क्या होता है? इसकी प्रेजेंस में बनता है। अब आपने क्या किया? नमक नहीं खाया। क्या नहीं खाया? नमक नहीं खाया। नमक नहीं खाओगे तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा। लेकिन बेटा गलती इसमें इसकी तो ना है, ये तो सीक्रेशन हो रहा है ना। लेकिन जब थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो इसका फीडबैक कहाँ जाएगा? इसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और ये सीक्रेशन बढ़ा देती है किसका? टीएसएच का। किसका बढ़ा देती है? और टीएसएच का सीक्रेशन बढ़ा देगी तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, और जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो ये क्या कर जाएगी? स्वैस, यानी कि ये फूल जाएगी। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, नमक नहीं खाओगे तब भी क्या हो सकता है? सोलन हो सकती है, लेकिन होती इसकी वजह से। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसके सीक्रेशन के इंक्रीज यानी कि ज्यादा होने की वजह से होता है। क्योंकि हमारी अगर ग्लैंड्स में ऐसा होता है, हर ग्लैंड्स का फीडबैक होता है एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड का। अगर एक ग्लैंड हार्मोन नहीं बना रही है, दूसरी क्या करेगी? उस पर प्रेशर डालती है कि भाई उसकी ये इसको पता लगता है कि इसीलिए नहीं बन रहा है थायरोक्सिन, क्योंकि बेटा टीएसएच कम हो रहा है। लेकिन टीएसएच तो बराबर हो रहा था, बन क्यों नहीं रहा था? क्योंकि यहाँ पे आयोडीन नहीं खाया था। ठीक है, तो अभी इसकी जानकारी नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे ईसोफेगस पढ़ रहे थे। इसके बाद ईसोफेगस के बाद मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है कि स्पिंचर होता है। क्या होता है? जिसे क्या बोलते हैं बताओ? ईसोफाइजियल स्पिंचर। और ये क्या होता है बेटा? स्टमक। कंफ्यूज चल रही है। बेटा इसके बाद देखो यहाँ पे ए का स्टमक होता है। इसके बाद ये कौन सा स्पिंचर है? कौन सा? पाइलोरिक। सही है। और इसके बाद ये क्या है? पैनक्रियास। हाँ, इसके बाद ये क्या है बेटा? लीवर। और इसके बाद ये क्या है? गॉल ब्लैडर। सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाला कौन सा पार्ट है बेटा? ड्यूडेनम। और ये वाला पार्ट कौन सा है? जेजुनम। और ये वाला पार्ट कौन सा है? इलियम। ये सब आपको पता है ये किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा? यहाँ से स्टार्ट हो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी होती है? जिसमें पहला पार्ट होता है सीकम, इसके बाद ये होता है असेंडिंग, और ये होता है डिसेंडिंग, और ये होता है ट्रांसवर्स। क्या? कोलोन। और इसके बाद नीचे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? रेक्टम। और इसके बाद जो ये होता है वो क्या होता है? एनस। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं, एक वो वहां से सर आ रहे हैं, तो अगर आपको एसीबीसी की बात करनी हो तो आज कर लेना। ठीक है, बड़े आराम से। और डीएस जरूर सर आते होंगे, डीएस जरूर सर। तो आप लोग कोशिश करना कि अगर आपको कोई मतलब जो ये लगवाना है गर्मी में लग रही तो बता देना। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं। बकायदा देखो पहले ये बताओ आप लोग इसके बारे में समझ गए? क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है पैनक्रियास, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड जो कहाँ पे होती है? यहाँ पे। कहाँ होती है बेटा? यहाँ पे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देख लिया कि स्टमक में डाइजेशन किसका। अच्छा, हमने कहाँ तक कल डाइजेशन पढ़ा था? बक्कल कैविटी का पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया था? बंद कर दिया था। अगले जो हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे वो कौन सा है? सेकंड नंबर पे स्टमक। कौन किसमें होता है? तो स्टमक की अगर मैं बात करूं
बता दिया था। अभी रुको, स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उसमें बताओ कौन कौन से एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। अब नीचे मत देखो, कॉपी की तरफ मेरी तरफ देखो। बताओ कौन सा? अब शांत और सही बच्चे मैं बोल रहा हूँ। बताओ, स्टमक से मैं ये बोल रहा हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनसे सीक्रेशन होता है। तो किस किस चीज का सीक्रेशन होता है, कौन से एंजाइम का होता है? अमाइलेज का तो नहीं होता है। अमाइलेज का तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है। तो आपको पता नहीं है तो फिर आपको सुन लेना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। इधर देखो, ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाओ। कल मैंने आपको खाली पता है कहाँ तक पढ़ाया था? बक्कल कैविटी तक पढ़ाया था। मैंने कहा था बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है, वो किसका होता है बेटा? स्टार्च का। और स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। और मैंने कहा था यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा होता है? और सलाइवरी अमाइलेज के बाद मैंने ये कहा था कि उसके बाद 30% पाचन हो जाता है। अच्छा ये बताओ, सलाइवा की पीएच कितनी होती है बेटा? 6.8। सब लोगों को पता है 6.8 होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? स्टमक की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्टमक। अगर हम स्टमक की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे स्टमक होता है वो जे से होता है, ये सब आपको पता है। यहाँ पे ग्लैंड कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी होती है? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और जो सीक्रेशन करती है वो पता है किसका करती है? वो करती है पेप्सिन का। किसका करती है? यानी क्या होगा? यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है वो किसका होता है? गैस्ट्रिक जूस का। और गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है कि गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेशन उसमें क्या क्या होता है? तो पहला होता है बेटा HCl। क्या होता है? दूसरा म्यूकस होता है। क्या होता है? और तीसरा होता है एक एंजाइम, जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। समझ गए? तो ये HCl और म्यूकस और पेप्सिन, ये तीन चीजों का सीक्रेशन किससे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो पेप्सिन डाइजेशन करता है वो किसका करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन का। अच्छा यहाँ पे बताओ, जो बच्चे होते हैं उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सीक्रेशन करती हैं एक एंजाइम का और करती हैं एक्स्ट्रा, वो किसका होता है? रेनिन। किस कौन सा होता है? इसीलिए छोटे बच्चे होते हैं बेटा, उनमें ये जरूरत नहीं होती। सही है, हाँ। और जो ये करता है वो किसको करता है बेटा? मिल्क को। लेकिन मैंने गलत लिख दिया। ये किसका करता है? मिल्क का डाइजेशन। किसका करता है? जो बच्चों में सीक्रेशन होता है रेनिन का। क्लियर? अब आप लोग बताओ, हमारा फूड स्टमक से जाके कहां पहुंच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब मैं यहाँ वहां पे आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में मैंने कहा था लीवर से क्या आता है? बाइल जूस। क्या आता है? और हमारे जो पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस। किससे आता है? और मैंने आपसे कहा था कि लीवर से जो बाइल जूस आता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, उसमें खाली क्या होते हैं? पिगमेंट्स। क्या होते हैं? पिगमेंट्स के नाम आपको पता है? बताओ। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। दूसरा आपको बताएं कि अच्छा आप लोग ये पता है जब किसी को पीलिया हो जाती है, क्या हो जाती है? पीलिया। वो बताओ कब होती है? जब हमारा लीवर अफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर अफेक्ट हो जाता है। इसी वजह से बाइल जूस का जो सीक्रेशन होता है वो ज्यादा होने लगता है, और जब ज्यादा होगा तभी तो हमारा पूरा जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है? पीला पीला। लेकिन इसके कई सारे देसी उपचार भी हैं, आपने देखा होगा। देसी झाड़ फूक होती है, कहीं जाओ पानी में कहता है पानी पीला हो गया और पीलिया सही हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन उस चक्कर में मत पड़ना बेटा, लीवर अफेक्ट जाता है। तो आप लोग बताओ, जब ड्यूडेनम वाले पार्ट में अगर फूड जाएगा तो वहां पे कौन कौन से एंजाइम वर्क करेंगे? पहला कौन सा करेगा? बाइल जूस, और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस। ये कहाँ पे सीक्रेशन होता है? तो यहाँ पे होता है बेटा। यहाँ पे अगर फूड आएगा हमारा तो यहाँ से कौन सी डक्ट आएगी बताओ? इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। और यहाँ से आएगी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये आपस में मिल जाती है, ठीक है, और मिल जाएंगी आपस में। तो यहाँ इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट को जो एक कंट्रोल करता है उसका नाम क्या होता है? और स्पिंचर ऑफ ऑडी। क्या होता है? स्पिंचर ऑफ ऑडी। और यहाँ पे बेटा जो सीक्रेशन होगा वो बाइल जूस का होगा। किसका होगा? अच्छा, पैनक्रियास में सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं। किसमें? पैनक्रियास में। जिसमें तुम्हारा अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, पेप्टाइडेज होता है, और इसके बाद तुम्हारा ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। इसके बाद न्यूक्लियोपेप्टाइडेज होता है। मतलब यहाँ पे लगभग मैं बोल सकता हूँ कि सेमी डाइजेशन, मतलब फूड आधा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है।
और इसके बाद जो हमारा खाना कहाँ आता है, थोड़ा अगले बढ़ता है, और जो फाइनल डाइजेशन करता है वो कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा करता है, और इंटेस्टाइनल जूस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस, और उसी को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और फूड का हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आप लोग ये बताओ, डाइजेशन के बारे में सारा क्लियर हुआ आप लोगों को, किसी कोई डाउट है बताओ। इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको क्या क्या लगता है, जैसे आप पानी पीते हो बेटा, क्या पीते हो, पानी, तो पानी क्या कोई और कैविटी में जाता है हमारे, नहीं, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन जाने के बाद स्टमक में जाता है, और स्टमक से क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और बल्कि वाटर का सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, अच्छा, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपको पता है हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, आपको पता है अंदर से कैसे होती है बेटा, ऐसे होती है। कैसे होती है, ये क्या बनाती है, बिलाई। क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, जिसे बोलते हैं लैक्टियल। किसे क्या बोलते हैं, लैक्टियल का काम आपको पता है क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, फैट को एब्जॉर्ब करना। क्या होता है, और फैट को एब्जॉर्ब करना काम होता है लैक्टियल का। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे जो म्यूकोसा होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स भी होती हैं। क्या होती हैं, और जो सीक्रेशन करती है म्यूकस का, किसका करती है, म्यूकस का। यहाँ पे जो एक मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट। ठीक है, ये भी आपको पता है। अच्छा ये बताओ, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, किस में होता है, नहीं बताओ, अब सोचो। एब्जॉर्प्शन होता है अब्सॉर्प्शन, जो हमारे ब्लड में जाएगा ना फूड, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन करता है, कहां कौन से पार्ट में होता है, एलिमेंट्री के नाम पे। ये बात सही है कि डाइजेशन कौन से पार्ट में नहीं होता है, तो वो नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन पैनक्रियास में करेगा एब्जॉर्प्शन। आप लोग ये समझ रहे हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपने पानी पिया, सही है, अब वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है, ब्लड, और ब्लड में जाने के बाद वहां पे किडनी के द्वारा क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाला पार्ट जो होता है वो करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाला पार्ट डाइजेशन होता नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्प्शन कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये बात गलत है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, इसका नाम क्या होता है, इलियम। और उसके बाद एक बात और सुनो, ये बात चाहे आप लोग लिख लो आराम से, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो करता है वो कौन करता है बेटा, इलियम वाला पार्ट। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये वाला। और मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन जो करता है वो कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। चाहे लिख लो आप लोग, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन करता है वो करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप लोग बताओ, लगभग आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया, सही है सब लोगों को। एक बार हम लोग किताब की तरफ देख ले रहे हैं क्या क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे। सही है, वो खुल जाएगा। अब हम लोग अगले आते हैं, किताब की तरफ थोड़ा देखते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ। और बेटा ये वाला चैप्टर मैं आज फिनिश कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम लोग थोड़ी देर जब तक ये नहीं हो रहा तब तक करना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बार, ठीक है, जो आपका छूट गया है थोड़ा सा। ये डक्ट के बारे में आपको सबको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाइजेशन फूड का हो रहा है, तो पहले कहाँ हुआ था बेटा, बक्कल कैविटी में। कहाँ हुआ था, बक्कल कैविटी में। दूसरा आपने देखा यहाँ पे स्टार्च का कन्वर्ट किसमें हुआ था, माल्टोज में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, जो म्यूकस में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या होती है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये 3 टाइप की सेल होती है। यहाँ पे एक होती है म्यूकस नेक्स्ट सेल, दूसरी होती है पेप्टिक, और तीसरी होती है पैराइटल। यहाँ पे ये करती है बेटा म्यूकस का सीक्रेशन। दूसरा ये पेप्टिक सेल किसका करती है, पेप्सिनोजन।
और तीसरा पैराइटल सेल किसका करती हैं, HCl का। सही है, तो यहाँ पे ये आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ क्या होगा, इसके बाद देखो यहाँ पे ये तो सब आपको पता है कि कहाँ पे जो करता है प्रोटीन का काम कौन करता है। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए गोबलेट सेल ये किसका करती हैं, म्यूकस का करती हैं। और गोबलेट सेल हमारी बॉडी की ऐसी यूनिसेलुलर ग्लैंड है, सही है, यहाँ पे कोई भी मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी सेलें नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझते हैं, देखो प्रोटीन था बेटा, प्रोटीन वो कन्वर्ट किसमें होता है, डाइपेप्टाइड में। किसमें होता है, और डाइपेप्टाइड में होता है किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। पॉलीसैकेराइड किसमें कन्वर्ट होता है, डाइसैकेराइड में। कौन से हार्मोन के द्वारा, अमाइलेज। फैट होता है लाइपेज के द्वारा, किसमें कन्वर्ट होता है, डाइग्लिसराइड में। और इसके बाद होता है मोनोग्लिसराइड में। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड किसमें होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। और न्यूक्लियोटाइड किसमें होता है, न्यूक्लियोसाइड में। तो मैं कह रहा था कि आपसे डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना। इसके बाद देखो अगले, अब ये जो फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हुआ है, देखो ये समझ लो एक बार सही से। देखो आप लोग बताओ बेटा, डाइपेप्टाइड से पहले क्या था, प्रोटीन था। क्या था, प्रोटीन था। प्रोटीन को कन्वर्ट किसमें कर दिया बताओ, ये सिंपल फॉर्म ही तो है प्रोटीन की। अब हमारी बॉडी इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब, और ये डाइजेस्ट पूरी तरीके से हो गया। ये वाले जो एंजाइम है सारी कौन से पार्ट से आ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के। ये मैं बोल सकता हूँ सक्का सेंटेरिकस जो जूस होता है उसमें ये सब एंजाइम होते हैं। दूसरा माल्टोज जो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और आप लोग बताओ ये वाली जो शुगर है कौन सी शुगर है, मोनोसैकेराइड। कौन सी है, और मैंने कहा था पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट किसमें हो जाता है, मोनोसैकेराइड। इसके बाद आप लैक्टोज, कौन सा शुगर होता है, डाइसैकेराइड। किसमें होता है बताओ, मिल्क में। किसमें होता है, मिल्क में, तभी दूध खट्टा लगता है, बेकार जाता है। तो लैक्टोज वहां कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। इसके बाद सुनो, ये जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये भी कौन सी शुगर है, मोनोसैकेराइड। ठीक है बेटा। इसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, यानी कि सुक्रेज एंजाइम द्वारा। किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड के पास क्या होते हैं बताओ, शुगर और बेसिस। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड से पहले क्या था, न्यूक्लिक एसिड। क्या था, न्यूक्लिक एसिड। समझ गए हम लोग। अब बताओ ये वाला जो शुगर बेसिस है ये कैसा है, सिंपल फॉर्म। कैसा है, सिंपल फॉर्म है। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड बाद में कन्वर्ट किसमें हो गया, फैटी एसिड। और ये लिपिड का क्या है, सिंपल फॉर्म। अब तो आप बायो में पढ़ चुके हो, आपको पता होगा ये सब। तो हमारा फूड किस में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हमारी बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब। बस ये होता है डाइजेशन। समझ गए पूरा डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अगले देखो, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर हो जाएगा, और जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पे लिखा है देखो किस किस का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मैंने कहा था माउथ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, माउथ से। और माउथ के बाद स्टमक में होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके बाद किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो बेसिकली सबसे ज्यादा होता है वो होता है वाटर का। किसका होता है, वाटर का। और इसके बाद जो माउथ में होता है वो ड्रग्स का हो जाता है। किसका हो जाता है, ड्रग्स का। इसके बाद स्टमक में होता है, वाटर का होता है, शुगर का होता है, अल्कोहल का होता है। इन सब का कहाँ होता है, स्टमक में। इसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम होता है, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब का हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में बकाया किसका होता है, फिर वाटर का। सही है। अब आप लोग सोच रहे हो सर स्मॉल इंटेस्टाइन का के सब में होता है, नहीं, खाली इलियम वाले पार्ट में, क्योंकि उससे पहले तो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। अगर हम बात करो पहले तो मेन चीज ये है कि डाइजेशन किसका कहाँ पे हो रहा है। तो मैंने कहा था जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके फर्स्ट पार्ट में कौन से रीजन में, ड्यूडेनम वाले रीजन में। जब वहां पे हर चीज का डाइजेशन हो जाएगा तो वहीं से अगले थोड़े जाके क्या होने लगता है, एब्जॉर्प्शन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इलियम में जो होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके बाद वाटर की अगर हम बात करें तो उसका जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है बेटा। तो ये क्लियर हुआ आपको। ये वाली अगर आप टेबल बनाना चाहो और कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सिर्फ डिलीट हो गया। मन में यही चल रहा है लगातार बच्चों के। बनिए लिखोगी, लिखो।
कोई बच्चा लिख रहा है खाली, या मैं इधर खड़ा हूँ खाली? लिख रहे हो क्या? देखो कौन लिख रहा है? बच्चे लिख रहा है। आज बच्चे कम क्यों आए? ट्रेन नहीं है क्या? मेरा ट्रेन वाले बच्चे, ट्रेन वाले कौन कौन आता है ट्रेन से? ये सब लोग आते हैं। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? देखो कैसे अब ये आपका पार्ट था एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी नॉलेज बहुत है आपके लिए। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, अच्छा वो हाँ गूगल मीट उस पे कैसे कह रहा मैं लिंक भेजूँ आज फिर, लेकिन अगर बच्चा नहीं आया तो वो जान देना सब आओगे सर। अरे कल लोग भूल कर रहा बैठ जाकर मैं कब भूल जाता हूँ। कितना टाइम बताओ सर, टाइम बताओ सब लोग, बताओ बताओ। 9 बजे 9 बजे मेरा सीन खाना बनाना होता है। एक बेटा सब लोग पहले बताओ, कोई नहीं बोलेगा। सब लोग ये बताओ, आप लोग बेटा 8:30 बजे फ्री हो जाओगे सभी लोग? मतलब 9 बजे आना है? ठीक है चलो 9 बजे आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और आप लोग कोई चैप्टर वाला उसके आपको क्वेश्चन पूछना है। आप लोग सभी लोग ऐसे कर दिया करो कि 1 यूनिट के चैप्टर आज पूछने हैं, मतलब डेली होगा बेटा। बोलो मत, आप लोग ये बताओ सबसे पहले मुझे, आज जो आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सब लोग, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पता होना चाहिए, मतलब ये है कि सब बच्चों को पता होना चाहिए। आप लोग आज क्वेश्चन पूछना फर्स्ट यूनिट के या खाली प्लांट के या फर्स्ट यूनिट। ठीक है ठीक है, तो सभी लोग एमटीजी फिंगर टिप्स लेके बैठना और आराम से हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से मुझे लग रहा है आधा घंटा तो मुझे मैनेज करने में लगेगा, कौन आया कौन नहीं आया, कौन जा रहा है कौन जा रहा है। ठीक है चलो देखते हैं आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 9 बजे के टाइम मिलते हैं। ठीक है, एक्यूरेट 9 बजे। और आना सब बच्चों को ध्यान रखना। अगर जो नहीं आएगा तो मैं समझ लूंगा कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। क्योंकि जब 9 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा तो तुम लोग को नहीं होगी भाई। आप लोग या तो पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम, ये तो पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि 9 बजे, क्योंकि वो काम ऐसा भी नहीं कि आप लोग कहोगे मम्मी के साथ मार्केट गए थे, ये तो बता नहीं सकते। इसका मतलब 9 बजे घर पे ही होगे सब लोग, और इसका मतलब सब लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है लाइव, ठीक है बेटा। ये बताओ, लिख लिया ये, अब आप लोग बातें मत करो। पहले ये बताओ, आप लोगों को डाइजेशन क्लियर हो गया?
सब लोग हो गया? किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे कम से कम 3 एक चैप्टर है और 3-4 तो आते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप बोलो मत बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किससे? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये बेटा आपके पोर्शन है किसका? नीट का। तो अब आप लोग कभी एक्टिव होके बैठो, बिल्कुल कोई भी अगर बोल गया तो जान बैठ जाओगे आप। और बेटा सभी लोग कॉपी में निकाल लेंगे। मैंने आपको सोचा कहाँ से आ रहा है, अगर वो अचानक आ गया तो मत कॉपी होगी। वही आ रहे हैं अभी आप कह रहे हैं बेटा। अब आप लोग कुछ चीज समझ लो, ठीक है? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले बोलो मतलब शांत लो बेटा। चैप्टर का नाम है जो वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा अब आप लोग पहले इस चैप्टर का नाम समझो। क्या इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन है? नहीं ना? क्या आप लोग ये जानते हो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। दूसरा, रेस्पिरेशन जैसा प्लांट्स में होता है सेम वैसा ही किसमें होता है? एनिमल्स। आपको पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन। और हमें क्या मिलेगा? एटीपी। क्या मिलेगा? और हमें एटीपी मिलेगा बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन नहीं है, चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग ये समझेंगे खाली इस चैप्टर में कि हमारे सेल तक ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो कैसे जाता है। सही है? इसमें इन्वॉल्व क्या होता है तो मैं बता दूं आपको, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? और साथ में क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। आप लोग बड़े आसानी से कह देते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका मतलब क्या होता है? या प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड। हम लोग कहते हैं कि जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वो क्या है? प्योर ब्लड। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। आप लोगों को पता है, ये बताओ क्या गैसियस एक्सचेंज जो होता है ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ब्रीथिंग। क्या प्लांट करते हैं ब्रीथिंग? ब्रीथिंग बात कर रहा हूँ, खाली गैस एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ। ब्रीथिंग प्लांट करते हैं ब्रीथिंग? बताओ बेटा। प्लांट ब्रीथिंग नहीं करते हैं क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज। क्या करते हैं? और गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट में होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा और लेंटिकल्स, इनके द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता रहा हूँ पहले कि कैसे करके क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, अगर बेटा ये क्या है, आप कोई बोलो मत बेटा, ये क्या है? लंग्स है। क्या है? मैं आपको अभी मान लो ये क्या है? लंग्स। सही है? और लंग्स से आपको पता है हवा जो जाती है वो कहाँ जाती है? हमारे ये क्या है? हमारा सेल। क्या है बेटा? सेल। आपको पता है बीच में क्या होता है? हार्ट। क्या होता है? हार्ट होता है। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ब्रीथिंग क्या होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है। देखो आप लोगों को पता है ये लंग्स है, तो यहाँ पे आप लोग ऑक्सीजन क्या करते हो? इंस्पायरेशन करते हो, सांस लेते हो आप लोग। और इसके बाद आपको पता है एक बार क्या करते हो? एक्सपायरेशन। क्या करते हो बेटा? इंस्पायरेशन करते हो तो क्या लेते हो? ऑक्सीजन। और आपको पता है एक्सपायरेशन करते हो तो क्या छोड़ते हो? CO2। ये आपने बहुत बार पढ़ा है, आपको पता है। खाली ये ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं बेटा क्या? ब्रीथिंग। ये किसका पार्ट है? ब्रीथिंग का। ठीक है? ये किसका पार्ट है? ब्रीथिंग। अब देखो ये बेटा ऑक्सीजन आपको पता है ब्लड की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? ब्लड। पहले ब्लड जाता है ऑक्सीजन वाला हमारे हार्ट में, और हार्ट के बाद कहाँ जाता है? सेल को। क्योंकि जो हार्ट मेन काम करता है वो किसका करता है? पंपिंग का। किसका काम करता है? पंपिंग का मतलब होता है कि ब्लड को प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट।
तो हर एक बीच का हिस्सा होगा, जैसे मोटर होती है घर में लगी हुई, आपको पता है नीचे से पानी निकालती है, ऊपर सबको पहुंचाती है। तो मोटर का काम है हमारे बॉडी में कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। यानी कि पहले लंग से क्या करेगा? ब्लड को लेगा ऑक्सीजन वाला, और वो पूरा सप्लाई कर देगा किसको? सेल के लिए, और जितना सेल का CO2 वाला ब्लड होगा वो रिसीव करेगा और कहाँ पहुंचा देगा? लंग्स को। ये काम किसका होता है? हार्ट का। किसका होता है? अब यहाँ पे आपको पता है ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। किस द्वारा होता है? आप लोग बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। और तो इस वाले ब्लड को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑक्सीजनेटेड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। सही है। ये ऑक्सीजन को मैं बोल सकता हूँ लंग से कहाँ ले जा रहा है? सेल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ आप लोग, यहाँ पे ये सेल को क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा, और यहाँ से क्या रिसीव करेगा? CO2। बेटा ऑक्सीजन जो कन्वर्ट होती है वो किसमें होती है? CO2 में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होता है? यानी फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया? ATP। क्या मिल गए? ATP मिलना। ये वाली प्रोसेस जो हो रही है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। अब आप लोग बताओ, यहाँ से जो CO2 बनी, अब वो किसके थ्रू आएगी? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू आएगी? और ये जो CO2 आई है, जिस ब्लड के पास CO2 होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा? तो इस वाले ब्लड को क्या बोलेंगे बताओ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ब्लड जो आ रहा है लौट के, आप लोग बताओ बेटा, एक बार लंग्स में CO2 जाएगी लंग्स से, और एक बार लंग्स में क्या आएगी? आएगी। तो यहाँ पे क्या ब्लड एक्सचेंज नहीं कर रहा है? O2 को रिसीव कर रहा है और CO2 क्या कर रहा है? दे रहा है एल्वलाई के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा? यहाँ पे ब्लड CO2 लेके आया, उसने इसे दे दिया CO2 किसे? लंग्स के लिए, और लंग्स से क्या ले लिया? O2। तभी तो हम लगातार क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। देखो, और लगातार मैं सांस को रिलीज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करते 5 बार सांस ले ली, इसके बाद एक बार रिलीज कर दी। आपको ये काम लगातार करना पड़ेगा। कोई जो ब्लड आ रहा है CO2 वाला, उसको तुरंत O2 देना है, और O2 ले जाके दूसरा तक ब्लड आ जाएगा CO2 वाला। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मिनट के लिए CO2 आपने एक्सपायरेशन बंद कर दिया, खाली आप क्या कर रहे हो? इंस्पायरेशन। ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और किस किस के बीच हुआ? बिटवीन एल्वलाई एंड ब्लड। एल्वलाई क्या होते हैं? अभी बताऊंगा सब कुछ। यानी कि लंग्स जो बने हैं वो किससे बने हैं? एल्वलाई। तो मैं बोल सकता हूँ एल्वलाई एंड ब्लड। और इसको बेटा बोलते हैं प्राइमरी साइट। क्या बोलते हैं? यानी कि पहली साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। आप लोग सिंपल भाषा में समझो, आपने क्या किया? सांस ली। क्या ली? ये अब इसमें बहुत सारी गैसेस ली होंगी। अब ये हमारी जो सांस है, जो हवा है, वो कहाँ पहुंचती है? एल्वलाई के लिए। कहाँ पहुंचती है? एल्वलाई में पहुंची, यानी कि लंग्स में पहुंची। लंग्स में क्या होता है? ब्लड कैपिलरी होती है। क्या होती है बेटा? और ब्लड कैपिलरी क्या करती हैं? वहां से जो CO2 सेल से लेके आ रही हैं, वो हमारे एल्वलाई को दे देती हैं। अब कैसे देती है वो बताऊंगा आपको। और जो हमने सांस ली, वो हमारा जो ऑक्सीजन था उसमें, वो ऑक्सीजन बाइंड किससे हो गया? ब्लड से। किससे हो गया? ब्लड से। और ब्लड में किसके द्वारा? RBC के थ्रू। और RBC में भी किसके द्वारा? किसमें? हीमोग्लोबिन। किसमें हो गया? और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हुआ वो बाइंड हो गया किससे? हमारे ब्लड से। और वो ब्लड कहाँ गया? हार्ट में गया, और हार्ट ने प्रत्येक सेल के लिए पंप कर दिया। और वहां से जाने के बाद फिर से CO2 वहां बनी होगी, फिर वो CO2 आ गई। ये हमारे बॉडी में लगातार प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद सुनो, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हुआ एल्वलाई और किसके बीच? ब्लड के बीच। और ये होता है प्राइमरी साइट। क्या होता है? पहली जगह होती है जहाँ पे एक्सचेंज। अच्छा, दूसरी जगह एक्सचेंज जो हुआ वो कहाँ हुआ? यहाँ। क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया? O2 दिया और CO2 क्या किया? लिया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे भी हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हुआ बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच? ब्लड एंड टिश्यू के बीच, या सेल के बीच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ब्लड एंड टिश्यू के बीच ये तो हमारा देखो चैप्टर का नाम समझ क्या है? पहला है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है सिंपल सा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि सांस लेना एक बार और सांस एक बार छोड़ना, वो क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। और दूसरा आपको पता है इसका नाम, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कितनी जगह हुआ? 2 जगह हुआ। एक हुआ आपका कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन दी और बेटा CO2 क्या किया?
रिसीव किया, और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, और यहाँ से ब्लड ने क्या किया, CO2 लिया। समझ गए? दूसरी बात सुनो, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, यानी कि जिस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन, उस वाले उसको बोलते हैं बेटा आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और जिसमें CO2 आती है उस ब्लड को क्या बोलते हैं? वेन्स। तो आप लोग ये बात समझ गए पूरा? एक बार मैं अभी दोबारा समझा रहा हूँ आपको, एक बार आप लोग इसे लिख लो। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे लंग्स के लिए पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में, हमारे बनकर लंग्स होते हैं बॉडी में। इसके बाद कैसे हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे CO2 वाला ब्लड, O2 वाला ब्लड आपस में मिलते हैं। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है? एक और तरीका है जिसमें हम लोग समझेंगे लंग्स से कैसे हार्ट से ब्लड आता है हार्ट में। और अभी आपका टाइम अच्छा है, आराम से पढ़ो हल्के हल्के, बस साथ में क्वेश्चन लगाते रहो, बहुत अच्छे, ठीक है? जल्दी जल्दी। बेटा सभी लोग कॉपी में ये नोट करो जो मैं करवा रहा हूँ, बातें मत करो आपको। ये आपकी किताब में डायग्राम दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन बुक तो सबने ले ली है? क्वेश्चन बुक ले ली सबने? सबके पास है क्वेश्चन बुक?
क्वेश्चन लगाने के लिए किस किस बात नहीं है बेटा बताना। किन किन के पास नहीं है पूछ रहा हूँ, तुम लोगों के पास नहीं है? कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए बुक नहीं है? तो बेटा आप लोग किससे क्वेश्चन लगाओगे फिर? वैसे ही पढ़ लोगे, करोगे करोगे वाली बात नहीं। हाँ तुम लोग तो ऐसा करना ना, वहाँ पे एक पेपर देने जाओ तो एक वो ले जाना संग में माइक्रोफोन और ये कान में लगा लेना और वहाँ पे मैं आंसर बता रहूँगा यहाँ से। प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है मैं चला जाऊंगा आराम से, आप लोगों को बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री फेयर करवा दूंगा अच्छे खास तरीके से। फिजिक्स में ना, फिजिक्स में तो माइनस में आएंगे आपके, केमिस्ट्री भी माइनस में आएंगे, बायोलॉजी हो सकता है आप पूरे पूरे आ जाएं। चलो इधर देखो बेटा, आप लोग बताओ इस चैप्टर का मतलब समझ क्या है? इसमें खाली मैंने ये बताया इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने देखा ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि सांस को ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे सेल में प्रत्येक सेल को में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहां पे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, ये रेस्पिरेशन का आंसर पता है पूरी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहां से हमें क्या मिलते हैं? एटीपी। क्या मिलते हैं? एटीपी। आपको ये भी पता है, उसी इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे रेस्पिरेशन से कोई मतलब नहीं इस चैप्टर में, इसमें खाली क्या है? ब्रीथिंग और क्या है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि हम लोग समझेंगे कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अच्छा अगर आपसे कोई कह रहा है कि ब्लड के द्वारा होता है तो आप लोग ब्लड मत बोला करो, आप लोग बोला करो आरबीसी के थ्रू, क्योंकि बेटा WBC का कोई काम नहीं होता ऑक्सीजन CO2 से, ना प्लेटलेट्स का कोई काम होता है ऑक्सीजन CO2 से। मेन जो काम होता है वो किसका होता है? आरबीसी। और आरबीसी पे भी आपको पता है पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को वाइट। ठीक है, वो हम लोग सब समझेंगे आगे जाके। अच्छा दूसरी अगर मैं इसी तरीके दूसरे तरीके से बताऊं तो कैसे होगा? देखो मैंने आपको ये बताया था अभी, ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटा? एक एरोप्लेन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एरोप्लेन। और यहाँ पे आपको बताइए क्या होता है बेटा? हार्ट। क्या होता है? हमारा हार्ट कितने चैम्बर है? और मछलियों कितना होता है? 3 वाले कितने हैं ना? मैं हृदय की बात कर रहा हूँ बेटा, हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लंग्स और उसकी बात ना कर रहा हूँ। हार्ट कितने चैम्बर होता है मछलियों में? कौन बोला? आप बोले 3। ठीक है, और कौन? तुम बोले 3। और 3 वाले कितने? 2 वाले कितने? 4 वाले कितने? 2 वाले कौन है? दोनों खाली। और 4 वाले कितने? और तुम लोग कुछ नहीं जानते सब। कितने नंबर होता है? 2। पीछे आप तो बताना चाहो। 2 होता है बेटा, मछलियों में होता है 2 चैम्बर। कितने नंबर होता है? 2 चैम्बर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं उनमें कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। और जो मैमल्स होते हैं उनके पास कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। अब हो रही है हार्ट की बात, ठीक है, दिल की बात है। तो यहाँ एक काम हो गया हम लोग, इधर देखो। अब आप लोग बताओ, हमारा 4 चैम्बर होता है तो उसमें 2 क्या होते हैं? एट्रियम, और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल। ये वाले को क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे मैं लिख दूं अच्छे तरीके से। बेटा बोलो मत आपको, ये वाला क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है बेटा? ये क्या है? अब मैं एक्चुअली बता रहा हूँ तो आपको होता क्या क्या, कैसे होता है। अब इधर देखो, ये क्या है? एल्वेलाई। क्या है? एल्वेलाई का मतलब ये क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स मान लो, क्योंकि ये एल्वेलाई हमने बनाया तो लंग्स ही मान लो पूरा। आप लोगों को, और इधर क्या बना ले रहा हूँ मैं? सेल। क्या बना ले रहा हूँ? ये क्या है? सेल है। सही है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेल। बेटा यहाँ पे देखो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आप बताओ
आरती बताइए। अच्छा एक बात ये बताओ, एरोलाइज से ब्लड आता है, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है? राइट एट्रियम। कौन से चैम्बर में आता है? हाँ, लंग से जो ब्लड आता है वो हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है? कितने बच्चों को पता है ये बात? पता है? ये बताओ, तुम्हें पता है और किसे पता है? बोलो मत बेटा, तुम्हें आज पता है? चलो इधर तुम्हें पता है किसी को? जो हार्ट से वो लंग से हमारा ब्लड जाता है वो हार्ट के कौन से चैम्बर में जाता है? राइट एट्रियम में। तुम बताना, तुम बताओ। लेफ्ट एट्रियम में। तो पीछे किसी पता है? तो पता नहीं है, तुम तो बुद्धि नहीं है। इधर देखो आप लोग किसी पता है बेटा? नहीं पता है ना? तो सुनो ध्यान से, जो हमारा ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। किसमें आता है? लेफ्ट एट्रियम। अब मैंने ये 1000 बार डायग्राम बनवाया है। इधर देखो, अब बोलो मत बेटा, यहाँ पे ऐसे करके ब्लड आएगा और ये क्या है बताओ? लेफ्ट एट्रियम। यानी कि इसका मतलब ये है लंग से जो ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। और ये वाला ब्लड बताओ क्या लेके आ रहा होगा बेटा? यहाँ से ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा, इसीलिए ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये बात समझ गए आप लोग? बेटा ये बोलो मत, सुन लो साथ साथ। लेफ्ट एट्रियम आपको बताया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्लड को भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ भेजता है? और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है बेटा वो कहाँ जाता है? सेल के लिए। कहाँ जाता है? ये वाला भी कौन सा होगा बताओ? ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा। और यहाँ पे सेल को ब्लड क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन दे देगा। और यहाँ पे जो CO2 बनी होगी उसको क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। CO2 को रिसीव कर लिया और CO2 को रिसीव करके अब कौन से चैम्बर में जाएगा? राइट एट्रियम में। किसमें जाएगा? और इस वाले ब्लड में क्या होगी? CO2। और इस वाले ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। अब आप लोग बताओ, ये CO2 लेके आया ब्लड और कौन से चैम्बर में ले गया? राइट एट्रियम। अच्छा एक बात और बताऊं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को भेजता है दूर को, और जब रिलैक्स करता है तो क्या करता है? बुलाता है। मतलब बोल सकता हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट तभी तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करता है हमारा हार्ट। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्प्टी फेज। क्या बोलते हैं? यानी कि हार्ट हमारा खाली हो जाता है ब्लड से। और जब हम वो क्या करता है? रिलैक्स, तो हार्ट क्या उसे बोलते हैं? फिलिंग फेज। और उसमें हार्ट ब्लड में क्या हो जाता है? भर जाता है। इसके बाद देखो, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ आएगा ब्लड, और बेटा यहाँ के बाद कहाँ जाएगा बताओ? एरोलाई के लिए, लंग्स के लिए जाएगा। तो ये वाला जो ब्लड होगा, ये वाला वो कौन सा होगा? CO2 वाला। और इसको बोलते हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो यहाँ पे आप लोग, ये वाला डीऑक्सीजनेट हो गया। अच्छा ये वाला कौन सा है बेटा? ये भी तो है डीऑक्सीजनेट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सर आर्टरी क्या होती है और वेन्स क्या होती है। वैसे मैं आपको बहुत सारे डिफरेंस बताऊंगा आर्टरी और वेन्स में। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको जो दिखती हैं अभी आपको हाथों में दिख रही हैं, क्या है? वेन्स है। ये क्या है? वेन्स। और जो अंदर होती हैं वो क्या होती है? थोड़ी आर्टरी। आपको ये भी पता होगा जो आर्टरी का पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है बेटा? मैं कह रहा हूँ, ये बताओ आर्टरी में जो प्रेशर होता है आर्टरी का, हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन जो डालता है, सिस्टोलिक प्रेशर जैसे बोलते हैं, कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है आर्टरी वाला। अरे किसी को नहीं पता है? 120 होता है, सही है। वो होता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक कितना होता है? 80। यानी कि जो इसका मतलब जो आर्टरी प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है? 120। और जो वेन्स पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? इसीलिए आर्टरी की जो बॉल होती है वो कैसी होती है? मोटी। और वेन्स की जो बॉल होती है कैसी होती है? पतली। दूसरी बात सुनो, आर्टरी में ब्लड जा रहा है ना, और वेन्स में क्या हो रहा है? आ रहा है। इसीलिए बेटा आर्टरी जो होती है वो अंदर धसी हुई होती है हमारी मसल्स में, और वेन्स कहाँ होती है? बाहर। ये डीऑक्सीजन ब्लड है, इसीलिए हमें ये ब्लू कलर की दिख रही है, नीली नीली। वैसे हमारा ब्लड नीला नहीं होता, कैसा होता है? लाल होता है। इधर देखो, दूसरी बात सुनो,
बेटा यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें होता है उसे बोलते हैं आर्टरी, और जिसमें कौन सा होता है डीऑक्सीजनेटेड उसे क्या बोलते हैं वेन। सही है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है उल्टा, इस वाले में, इसमें बेटा ये होता है आर्टरी और ये क्या होता है वेन। उल्टा नहीं होगा क्या? लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, ऐसे ध्यान रखना आप लोग, हार्ट से अगर ब्लड को दूर लेके जाए, हार्ट है और उससे ब्लड दूर जा रहा है, चाहे वो कहीं भी जा रहा है, सही है, तो वो हमेशा कौन लेके जाएगा? आर्टरी। और जो हार्ट के पास ब्लड लेके आ रहा है वो कौन लेके आता है? वेन। सिंपल सा। देखो यहाँ पे ये ब्लड को लेके आ रही है वेन से, ये ब्लड को देखो लेके आ रही है, सही है, हार्ट की तरफ, तो वेन, और ये लेके जा रही है तो आर्टरी, और ये लेके जा रही तो आर्टरी। तो यहाँ पे ये वाली क्या होगी? आर्टरी, और ये वाली बेटा क्या होगी? वेन, क्योंकि वेन होगी ना, CO2 वाला ब्लड है। और ये बताओ यहाँ पे क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे ये CO2 वाला है तो ये वेन होनी चाहिए वैसे कायदे में, लेकिन ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है बेटा? ये होती है पल्मोनरी, ये वाली, देखो यहाँ पे, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या होती है बेटा? पल्मोनरी वेन्स। समझ गए? और ये क्या है बेटा? वेन्स और आर्टरी। अब आप लोग पहले ये बताओ, ये वाला खेल आपको समझ में आ गया कि हमारा कैसे के पंपिंग होता है पूरा ऑक्सीजन। सबसे पहले बेटा देखो लंग्स, अरे यहाँ पे किस क्या देगा? ब्लड देगा, वो क्या देगा? CO2। और इस वाले को अब हम एल्वेलाई बोलेंगे, CO2 कहाँ हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। और बेटा यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर आती है। क्लियर हुआ? ये वाला बनाना चाहो तो ये बना लो, ठीक है, इससे और क्लियर है। अब बेटा सब लोग प्रैक्टिस किया करो कॉपी निकाल के, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे खाली देख रहे हैं। इससे आप लोगों का माइंड फिर इनएक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा एक्टिव रखो अपने आप को।
बेटा आप लोग पीछे का भी रीडिंग करते रहो बहुत अच्छे से, ठीक है लगातार। ऐसा नहीं कि अभी ये पढ़ रहा है तो पीछे का सब भूल जाओ। बना लिया सबने बेटा? चलो अगले पढ़े। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझा बताओ? देखो एप्लाई बता ये देखो ये कह रहा है कि वेन्स को क्या बोलते हैं, आर्टरी क्या बोलते हैं। आर्टरी को बोलते हैं धमनी और वेन्स को क्या बोलते हैं, सिराएं। ठीक है। दूसरा सुनो, यहाँ पे एक बच्चे का ये लॉट है कि सर इसको हमने पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला, उसको उल्टा क्यों कर दिया, वेन क्यों बोला है? क्योंकि मैंने बताया कि किताब ने बताया कि ऑक्सीजन जेनेटेड जो ब्लड होता है वो हमेशा आर्टरी में होगा और डीऑक्सीजन ब्लड किस में होगा, वेन्स में। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों है, डीऑक्सीजन ब्लड किस में, आर्टरी में, और ये किस में, वेन्स में है उल्टा। यहाँ पे इसलिए होता है बेटा ऐसा, हम लोग इस पे मत जाओ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी में चीजें ऐसी लिखी है जो आपके पढ़ने नहीं पड़ेंगे, वो आपको मतलब गलत टाइप से टाइप कर दिया है। यहाँ पे बात ब्लड की नहीं है कि ब्लड कौन सा है, वो ऑक्सीजन वाला है या फिर CO2 वाला है। यहाँ बात यह है बेटा कि उसमें प्रेशर कितना लग रहा है उस आर्टरी या फिर वेन्स पे, सिस्टोलिक प्रेशर लग रहा है या फिर डायस्टोलिक प्रेशर लग रहा है। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आर्टरी होती है, आर्टरी उसकी जो बॉल होती है मोटी होती है और वेन्स की बॉल क्या होती है, पतली। अब आप लोग बताओ, अगर ब्लड यहाँ से बेटा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अगर यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब बताओ यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक। और जो कितना होता है 120 होता है। अब तो इसको आर्टरी बोल दिया। अब बताओ यहाँ पे ब्लड आ रहा है ना, आ ही तो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक कितना होता है, मात्र 80। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे अगर मैं ये भूल जाऊं कि O2 वाला ब्लड है या फिर CO2 वाला, तो आप लोग बताओ बेटा कि यहाँ पे जो ब्लड जा ही तो रहा है, देखो लंग्स के लिए, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक। और सिस्टोलिक कितना होता है, 120। इसीलिए इसको आर्टरी बोलते हैं हम लोग। और ये कौन सा होता है, ये आ रहा है देखो ब्लड, तो ये कौन सा होगा बेटा, डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक होगा तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कितना होता है, ये 80। दूसरी बात आप लोग बताओ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होगा? एक तो बेटा यहाँ होगा, कहाँ होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक तो यहाँ होगा और ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सही है, अगर आप लोग किसी को थोड़ी बहुत हिंदी पूछना होगा तो पूछ लिया करो, मुझे इतनी हिंदी आती है आराम से, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन वैसे आपको बेटा आर्टरी भी याद करनी, धमनी भी याद करनी है, तो आर्टरी याद कर लो, क्यों धमनी कर रहे हो? इसके बाद अगर आपको पता है कि लंग्स को लंग्स बोलते हैं तो क्या जरूरी है आप फेफड़ा बोले, बताओ? या किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको फेफड़ा ही बोलना है। और एक बात मैं और बताऊंगा आपको,
बायोलॉजी को पढ़ने में जितना मजा इंग्लिश में आता है उतना हिंदी में नहीं आता। चाहे भले ही आप यूपी बोर्ड से क्यों ना हो, मैं भी यूपी बोर्ड से ही हूँ, मैं सीएससी बोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ। और आज मुझे हिंदी में कुछ भी नहीं आता, टोटल किस में आता है? इंग्लिश में। और मैं पढ़ाता भी सीएससी वाले बोर्ड के बच्चों को। तो इसका मतलब ये चेंजमेंट क्या मैंने नहीं किए, ये आप लोग कोई नए आए हो, जो आप लोग यूपी बोर्ड से आए हो तो आप कर ही नहीं सकते ऐसा। लेकिन वही बात है कि आप लोग खुद से सोचो। और बेटा एक बार आपको चेंजमेंट करना ही पड़ेगा। कभी भी कोई एमबीबीएस किताब आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। अगर आप क्रॉस भी कर दोगे तो वहां जाके फेल हो जाओगे, उससे क्या फायदा? ये आपकी बैक पे बैक लगे तो भी हो जाओगे। और 5 साल का एमबीबीएस कितने में करो? 10 साल में जाके। और एक बात बताऊं, अगर आपने धोखे से ले लिया प्राइवेट एडमिशन बीएमएस वगैरह में, तो बेटा वो कम से कम आपसे 10 बच्चों की फीस ले लेंगे। अगर आप पता लगे इतने बेकार बच्चे हो तुम कि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप फ्री में घर पे बैठे हो, ये मेहनत वहां जाकर क्यों करोगे एक्स्ट्रा? अभी आप कर लो। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सीखने का प्रयास करो। यहाँ मुझे लग रहा है अच्छा ये बताओ, प्योर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे यहाँ पे कितने हैं जो सीबीएसई बोर्ड से 12th किया है? खाली 2 बच्चे हैं, बताओ। तुम भी हो सीबीएसई बोर्ड से? ठीक है, 3 हो गए। और कोई तुम हो? और सब किससे? यूपी बोर्ड से। मुझे लग रहा है कि जिसने 1 साल बायोलॉजी पढ़ लिया होगा उसे लगभग इंग्लिश में मजा आता होगा, जैसे जिसने बच्चों ने पढ़ा है, जो बच्चे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो खाली बस, कि मुझे कैसे करके चीजों को। भाई एक तो होती है हमारी मेंटेलिटी, क्या होती है कि मैं तो भाई फेफड़ा ही बोलूंगा, आप बताओ क्या करोगे? तो मैं क्या कर लूंगा? मैं कुछ ना कर लूंगा, तुम्हारा घर पे रह रहा हूँ मैं। जब मैं अगर उसको लंग्स बोलोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हैं? दूसरी बात सुनो, अगर आप ये बताओ बेटा, ये तो बताओ, अगर आप हृदय बोल रहे, क्या बोल रहे? इससे अच्छा हार्ट बोल दो, क्या प्रॉब्लम बताओ? दूसरा अगर आप कोशिका बोल रहे हो इससे सेल बोल दो, कोई प्रॉब्लम है क्या? और इधर बात सुनो पहले, अगर आपको ये लग रहा है, ये गलतफहमी को और दूर कर दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि सर इंग्लिश में कुछ नाम हमें याद करने होते हैं, तो आप लोग ये मत भूलिए बेटा, आपको हिंदी में भी कुछ नाम याद करने होंगे। हर चैप्टर में नाम होते हैं जो आपको याद करने हैं। भाई आप लोग बताओ, अगर आप ब्रीथिंग पढ़ रहे हो, उसके बाद सर्कुलेशन में जाओगे तो वहां पे अलग चीजें होंगी। आप ब्रीथिंग में हो तो यहाँ पे अलग चीजें हैं, आप डाइजेशन में हो तो वहाँ अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये है कुछ चीजें तो हर चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगी, चाहे आप हिंदी में पढ़ो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो। वो आपको हिंदी में याद करना है तो हिंदी में क्यों कर रहा है, इंग्लिश में याद करो, राइट? बस अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्सचेंज। अब यहाँ पे हिंदी क्या होती है इसकी? एक्सचेंज होना, बदलना। अब मैं यहाँ पे बोलूँ बदलना, अगर एक्सचेंज बोल रहा है बेकार लग रहा है क्या? तो एक्सचेंज वाला बदलना नहीं होता, किताब में कुछ और लिखा है, विनिमय लिखा है, क्या लिखा है? कितने कड़े नाम होते हैं हिंदी में, कभी आपको ऐसे। तो मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये समझाने का है आपको कि आप लोग पहले यहाँ से चेंज हो जाओ, सही है? आपने जो बिठा लिया है कि ये नहीं, मैं तो हिंदी में पढ़ूंगा, ये सब वो सब, तो बेटा आप लोग सजेस्ट हो जाओ कि आपसे इंटर के बाद जब आप कहीं एडमिशन लोगे, चाहे बीएमएस में लो, बीडीएस में लो, एमबीबीएस में लो, कहीं भी लो, आपसे वहां कोई ये नहीं पूछेगा कि आप यूपी बोर्ड से आए हो फिर सीबीएसई से आए हो। ये आपसे कहेगा कि बेटी आप यूपी बोर्ड से आए हो तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। ऐसा नहीं होगा, आप लोग उन्हीं बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा सीबीएसई से पढ़ के आए। फिर आपके वहाँ पेपर में आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं एक लाइन आंसर में क्या लिखूं, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी मेहनत कर लो, बात की मेहनत से, जिससे आप वहां पे जाओ तो आपको एक बहुत अच्छा लगे। तो आप लोग ये बताओ बेटा, ये वाली कहानी समझ गया पूरा? अरे आज टाइम हो गया, आप लोग बोल नहीं मिल रहा है बेटा। वो मैं पढ़ाने वाला था बायोलॉजी क्लास में। हाँ मैं, लेकिन नहीं वो मुझे पता लगा वो वहाँ से वो आ रहा है ना, जैसे तो मैंने मतलब पढ़ाना सही नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ तो कॉन्टिन्यू सही है, इसलिए बोल रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये बताओ, ये वाला आप लोग समझ गए पूरा? ये समझ गए, ठीक है। और दूसरा आपने क्या समझा कि हमने वैसे भी समझ लिया और ऐसे भी समझ लिया। अब आपको बताओ, अगर लंग से ब्लड आएगा कौन चैम्बर में आएगा? हार्ट की लेफ्ट एट्रियम में। अगर हमारा सेल के लिए ब्लड आ रहा है तो कहाँ से जाएगा? वेंट्रिकल में। सेल से ब्लड जाएगा तो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के लिए। और ये प्रोसेस लगातार चल रही है हमारी। कैसे चल रही है? लगातार। आप लोग सांस ले रहे हो लगातार, और सांस आप लोग छोड़ रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ हमने देख लिया, क्लियर हुआ ये सब, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, वैसे अच्छा लग रहा है बनाऊंगा नहीं मतलब मैं अपने आप कर लेता हूँ ताकि मैं अब अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूँ? आपको लग रहा है क्या? ठीक है ठीक है।
इसके बाद अगले अगर ये बताओ आप लोग, चलो अब उसी पे आते हैं, किस पे आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में पढ़ा दूं 5 मिनट, ठीक है भैया आपके पास? पढ़े? पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उससे आपसे, आप लोग क्वेश्चन बताओ, क्या क्या बताओगे? पहले ये बताओ 5 किंगडम कौन कौन से? अब ऐसे गीतों की तरह मत गाओ। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ बेटा, बोलना चाहिए हम लोग, बोलो। दूसरा बताओ, मोनेरा में जो सेल होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? अब तुम पिटने वाले हो, कसम से पिटने वाले हो। मतलब अभी भी यहाँ पे नहीं पता है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल वाले हैं और कितने बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं? तो यूकैरियोटिक वाला है। अब वो कह रहा है इसका ऐसा है, मैं दोनों तरफ। बेटा मोनेरा में जो एनिमल्स होते हैं बैक्टीरिया कौन होते हैं, और बैक्टीरिया कैंसर होती है प्रोकैरियोटिक। अब आप लोग बताओ, मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा बैक्टीरिया होते हैं। अब सब लोग बोलना यूनिसेलुलर होते हैं मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर, एक कोश के होते हैं। अब आते हैं प्रोटिस्टा पे, बताओ प्रोटिस्टा में सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है यूकैरियोटिक? कौन बोला प्रोकैरियोटिक? कोई बोला था? कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सुनो, प्रोयूकैरियोटिक। पहले वो थोड़ा सा बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक, उसके बाद कह देते हैं प्रोयूकैरियोटिक, क्योंकि वो चल रहा है ना एक कि सब बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है 2 आवाजें, एक आती है प्रोकैरियोटिक, एक आती है, मतलब बहुत ज्यादा वो है। ये देखो फिर से बोलो, प्रोटिस्टा में कौन सेल होती है? यूकैरियोटिक है। अब बोलो यूनिसेलुलर होते हैं मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर, ठीक है। अब आ जाओ फंगस पे, बताओ सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? कुछ कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है। एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब इसके अगले फंगस होगा, चाहे तुम्हारा एनिमल या होगा प्लांट, सबके पास यूकैरियोटिक सेल होगी और कैसे होंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बैक्टीरिया का पूछूं तो आप लोगों को ये पता है कि मोनेरा में हम किस किस को पढ़ते हैं, कौन कौन से? पहला बताओ, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। दूसरा क्या? साइनोबैक्टीरिया को यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को, और तीसरा माइकोप्लाज्मा। इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ अभी तक? मोनेरा किंगडम में किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। माइकोराइजा का मतलब होता है फंगस का किसके साथ एसोसिएशन? प्लांट्स के साथ। बताओ बेटा, और बताओ किसी किंगडम मोनेरा में दिक्कत है? जल्दी बताओ, देखने के बाद है दिक्कत? क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ध्यान रखना, हर बात पूछ रहा हूँ। पूरा क्लियर है बिल्कुल? कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा तो पढ़ाई हुई नहीं, हम क्या करें, हम बोलेंगे नहीं। बेटा बैक्टीरिया कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के, ये होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये होते हैं यू बैक्टीरिया। पता है आपको? आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। इसके बाद बीजे के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, और माइकोप्लाज्मा के बारे में, बस इसमें और क्या है, ठीक है। अच्छा प्रोटिस्टा पे आते हैं, किस पे आते हैं? प्रोटिस्टा पे। कल सब लोग ये चैप्टर पढ़ के आए अच्छे से घर पे, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा पढ़ाऊंगा। आप लोग बताओ प्रोटिस्टा में कितनी क्लास में डिवाइड किया है? 5। 5 क्लास के नाम पता है? पता है? कैसे कैसे पता है? अच्छा 2 बच्चों को पता है खाली। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें कौन कौन से क्लास हैं? क्लासेस के नाम बताओ। जैसे पहला कौन सा है? क्राइसोफाइट। कौन सा है? दूसरा डायनोफ्लैजिलेट। तीसरा इग्लिनोइड। चौथा, पांचवा प्रोटोजोअन्स, ठीक है। क्राइसोफाइट में हम किसे पढ़ते हैं बताओ? एग्जाम्पल क्या है उसका? डेस्मिड और डायटम्स, इन्हें तो पढ़ते हैं। ये बताओ डायनोफ्लैजिलेट में किसे पढ़ते हैं?
गोनियोलेक्स। किसे पढ़ते हैं? सिलाइम मोल्ड में। सिलाइम मोल्ड में क्या पढ़ते हैं? सिलाइम मोल्ड में पढ़ते हैं हम लोग एक दूसरे अपॉन कवक जो होता है प्लाज्मोडियम। किसे बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ये बाइवेक्स वाला नहीं, दूसरा है। इसके बाद ये बताओ बेटा, इसके बाद ये बताओ प्लाज्मोडियम हो गए। इसके बाद आप लोग बताओ कि उसमें क्या पढ़ते हैं? यूग्रिनोइड्स में यूग्रिना और प्रोटोजोन्स में प्रोटोजोआ के लिए जो तुम्हारे जैसे ट्राइपैनोसोमा हो गया, एंटमीबा हो गया, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं? प्रोटोजोन्स में। इसके बाद तुम्हारा कौन सा है? फंगस है। कौन सा है? और इसके बाद क्या है? प्लांटी, और वो तो पूरे चैप्टर ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फंगस के बारे में और वायरस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाना है ना। और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा दूंगा, तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा टाइम, और थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे फंगस के बारे में। ठीक है, ठीक है, आप लोग बगैर मेहनत करो और इसके बाद हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है। तुम्हारी